हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल के ऊपर अपन एक सीरीज चला रहे हैं जो है विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। ठीक है। और ये है प्रॉपर आपके लिए आरपीएससी सेकंड गेट से यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी साइंस सब्जेक्ट से यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने बताया था आपको कि मैं 5 वीडियो लेके आऊँगा और उस 5 वीडियो के अंदर अपन पाँचों यूनिट को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और जो भी आप देख रहे हैं वीडियोस, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का आ रहा है और ऐसे ही अपन इस चैनल पे और आगे काम करते हुए चलेंगे, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी कि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें। ठीक है। चलिए, देखिए, पहली यूनिट अपन ने जो है कंप्लीट कर ली, विज्ञान की परिभाषा एवं प्रकृति अपनी कंप्लीट हो गई थी। दूसरी अपनी विज्ञान पाठ्यक्रम विकास, जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी के अंदर आते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी यूनिट भी यही है। तो ये वाली यूनिट अपन ने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। आज अपन तीसरी यूनिट की बात करेंगे, जो प्रयोगशाला और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं। ये सिलेबस के अंदर चौथी यूनिट है, लेकिन मैंने इसको पहले ले लिया है। और शिक्षण विधियां जो है पहले आती हैं, लेकिन मैंने इसको बाद में ले लिया। ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पढ़ाई होनी चाहिए कैसे भी हो। ठीक है। तो आज की जो यूनिट रहेगी वो प्रयोगशाला और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपन। देखिए, यूनिट नंबर थर्ड की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। जिसकी हेडिंग है प्रयोगशाला और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां। अब पहले तो आप इस शब्द पे जाइए, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, यानी कि ऐसी गतिविधियां जो कि पाठ्यक्रम के साथ साथ होने वाली है। सह का मतलब होता है साथ में, और पाठ्यक्रम के साथ जो गतिविधियां होने वाली है उन्हें अपन सह पाठ्यक्रम गतिविधि कहते हैं। इंग्लिश के अंदर से कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटी। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ आएंगी, जैसे देखिए, सबसे पहले प्रयोगशाला का महत्व। पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रयोगशाला है क्या, क्या इसके कार्य होते हैं और इसका महत्व क्या होता है। फिर अपन बात करेंगे विज्ञान क्लब की। फिर अपन बात करेंगे साइंस क्विज यानी कि विज्ञान प्रश्नोत्तरी की। फिर विज्ञान मेला साइंस फेयर की बात करेंगे, और लास्ट में फील्ड ट्रिप या फिर शैक्षिक भ्रमण की बात करेंगे। ठीक है, एजुकेशनल टूर की अपन बात करेंगे। तो ये सारी जो गतिविधियां होती हैं, जो इसकी अपन ने बात की है, विज्ञान क्लब हो गई, साइंस क्विज हो गया, साइंस फेयर हो गया, ये सारी पाठ्यक्रम के साथ चलने वाली अभिक्रिया है, या फिर मैं बात करूँ साथ में चलने वाली गतिविधियां हैं, जो कि पाठ्यक्रम का सहायक रूप होते हैं। एक तरीके से पाठ्यक्रम को बच्चों तक पहुंचाने के लिए पाठ्यचर्या की जो वैधता होती है या फिर जो विश्वसनीयता होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है। चलिए, पहला टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं, और जो है विज्ञान की प्रयोगशाला और उसके महत्व। यानी होता क्या है विज्ञान की प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला क्या होती है। तो देखिए, जब अपन ने विज्ञान विषय की प्रकृति पढ़ी थी पहली यूनिट के अंदर, तो हमने पढ़ा था कि विज्ञान विषय एक ऐसी विषय है जिसके लिए निरीक्षण और परीक्षण आवश्यक हो जाता है। यानी कि हम जब तक उस किसी भी सिद्धांत का या किसी भी नियम का निरीक्षण या परीक्षण ना कर लें, तब तक वो कोई भी मायने नहीं रखता, यानी कि वो सिद्धांत सिद्धांत नहीं बनता है। ठीक है। अब हम बात करें कि हमने चाहे सैद्धांतिक रूप से कितना ही बच्चे को पढ़ा दिया हो, लेकिन जब तक हम उस वैज्ञानिक अवधारणाओं की पुष्टि नहीं कर लें, और पुष्टि कैसे करेंगे, प्रायोगिक कार्य के द्वारा अपन पुष्टि नहीं कर लें, तब तक बच्चे के दिमाग में वो चीज़ नहीं आएगी, ना ही उसके दिमाग में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होना चाहिए या फिर पैदा होना चाहिए वो भी उसके दिमाग में नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो इसके लिए आवश्यकता होती है किसकी, विज्ञान प्रयोगशाला की। पूरी बात करें कि विज्ञान प्रयोगशाला होती क्या है, तो देखिए, एक ऐसा कक्ष होता है जिसमें विज्ञान के विभिन्न प्रकार के उपकरण, विभिन्न प्रकार की सामग्रियां एक ही कक्ष में व्यवस्थित रूप से संयोजित करके रखी जाती हैं, और उनका संचालन किया जाता है। विभिन्न जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उनका प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया जाता है, उसे अपन विज्ञान की प्रयोगशाला कहते हैं। ठीक है। ये बेसिक चीज है। अब यहाँ पे इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिए, विज्ञान विषय की प्रकृति है कि उसकी अवधारणाओं को केवल सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनेक वैज्ञानिक अवधारणाओं की पुष्टि हेतु प्रायोगिक कार्य की क्या होती है, आवश्यकता होती है। विज्ञान की विभिन्न उपशाखाएं हैं, जिसमें जंतु विज्ञान आती है, वनस्पति विज्ञान आती है, रसायन विज्ञान आती है, भौतिक विज्ञान आती है। इनके ऐसे अनेक संकल्पनाएं होती हैं, ऐसे प्रयोग होते हैं, ऐसे क्रियाकलाप होते हैं। यदि उनको अपन बच्चों को नहीं बताए, तब तक विज्ञान शिक्षण के जो वास्तविक उद्देश्य है उनकी प्राप्ति अपन नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि विज्ञान का जो मूलभूत सिद्धांत होता है वो कैसा होता है, निरीक्षण परीक्षण होता है। ये मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। परीक्षण के लिए विभिन्न उपकरण हो गए, प्रयोग सामग्री की आवश्यकता होती है। इन सभी उपकरणों और सामग्रियों को यदि अपन एक कक्ष में व्यवस्थित रूप से संयोजित करके रख दें, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रयोगशाला कहेंगे। ठीक है। बालक इसमें क्या करेगा, जो जितने भी विज्ञान के अनेक सिद्धांत हैं और नियम हैं उनकी स्वयं पुष्टि करेगा। ये ध्यान रखिएगा कि पुष्टि कैसे करेगा, वो स्वयं करके सीखेगा, करके देखेगा। ठीक है। कोठारी आयोग ने इसके लिए एक परिभाषा दी। कोठारी आयोग ने क्या बताया कि विज्ञान को सीखना विज्ञान को स्वयं करना है। ये उन्होंने बताया कि यदि विज्ञान को कोई बच्चा सीखना चाहता है, तो विज्ञान को वो स्वयं करके देखे, तो वो बड़े आसानी से चीज सीख सकेगा, और साथ ही साथ उसमें जो ज्ञान है वो भी कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तथा इसके अलावा विज्ञान सीखने की और कोई भी विधि उपयुक्त नहीं है। यानी कि यदि विज्ञान को कोई बच्चा सीखना चाहता है, तो उसको खुद से ही स्वयं करके सीखना होगा, तभी उसको वो स्थायी रूप से सीख सकता है। इसके अलावा कोई दूसरी विधि नहीं है जो विज्ञान को सिखा सके। ठीक है। चलिए, अब अपन बात करते हैं प्रयोगशाला के उद्देश्य तथा महत्व की बात करते हैं कि प्रयोगशाला के क्या उद्देश्य होते हैं और क्या उसका महत्व होता है। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि विज्ञान विषय का वास्तविक एवं प्रत्यक्ष ज्ञान देने में। मान के चलिए, मैंने किसी बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मैंने उसे सारे नियम बता दिए, सारे उसके सिद्धांत बता दिए, लेकिन
वो बच्चा उस विज्ञान विषय का जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है, जैसे मान के चलिए मैंने किसी बच्चे को बताया कि सूर्य की प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में से होकर गुजरती है, या कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब ये क्या है, एक सिद्धांत है, एक नियम है, ठीक है। लेकिन बच्चा जब तक इसको वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखेगा तब तक उसमें ये चीज़ स्थायी रूप से नहीं बैठेगी। वहीं यदि इस चीज़ को जाके मैंने उसको लेबोरेटरी में एक प्रिज्म दिया, प्रिज्म में से मैंने सूरज की लाइट गुजारी और सूरज की लाइट गुजार के मैंने उसको दीवार पे जाके दिखाया कि देख 7 रंगों में विभक्त हो चुकी है, तो बच्चे का जो ज्ञान हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, उसने वास्तविक रूप से उसको देख लिया, प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, तो ये दोनों ज्ञान क्या हो गए, उसके स्थायी रूप से हो गए। इसके बाद दूसरा देखिए कि विज्ञान के पुस्तकीय ज्ञान की स्वयं पुष्टि और जांच करने में कुछ प्रैक्टिकल ऐसे भी होते हैं जो बच्चा खुद करके सीखता है। जैसे एक ये प्रैक्टिकल ही है कि श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वो क्या हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसको बच्चा खुद भी करके देख सकता है, स्वयं पुष्टि भी कर सकता है, जांच भी कर सकता है कि सर जो बता रहे हैं वो सही में ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अपनी ज्ञानेंद्रियों को अधिकतम प्रयोग द्वारा विज्ञान की अवधारणा समझने में, जब बच्चा कक्ष में बैठा होता है तो उसकी केवल एक ज्ञानेंद्रिय, 2 ज्ञानेंद्रिय काम कर रही होती है। कौन सी? केवल उसकी जो कान है वो सुन रहे होते हैं और दूसरा आंख जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको केवल देख रहे होते हैं। लेकिन जब बच्चा प्रयोगशाला के अंदर जाता है और वहां पे वो प्रयोग करता है तो जो विज्ञान की अवधारणा होती है उसका उसको समझने के लिए उसकी ज्ञानेंद्रिय को अधिकतम प्रयोग वो करता है कि अलग अलग चीजें वो आंखों से देखता है, अलग अलग चीजें वो कानों से सुनता है, इसके अलावा वो खुद से भी करके देखता है। तो जितनी भी अपनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनका अधिकतम प्रयोग वो कर सकता है और विज्ञान की अवधारणा को आसानी से वो समझ सकता है। इसके बाद बात करें, देखिए प्रयोगों के दौरान परीक्षण लेने, परीक्षणों का विश्लेषण लेने, निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया से बालकों में निरीक्षण करने, सोचने समझने और व्याख्या करने तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। जब प्रयोग बालक कर रहा होता है तो उस दौरान वो परीक्षण भी लेता है, परीक्षणों का विश्लेषण भी करता है, उसके अलावा उसमें निष्कर्ष भी लिखना होता है। जब अपन ने 11th-12th क्लास में आपको पता होगा प्रैक्टिकल किए होंगे तो वहाँ पे हमें लास्ट में निष्कर्ष लिखना पड़ता है कि जो अपना उद्देश्य था प्रैक्टिकल करने का, प्रयोग करने का, उसका निष्कर्ष क्या निकला। हमें अनेक प्रकार के परीक्षण लेने पड़ते थे, फिर उनका विश्लेषण करना पड़ता था, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चा खुद से करके देखेगा तो उसमें एक तो निरीक्षण करने का विकास होगा, सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा, व्याख्या करने और निर्णय लेने की क्षमता का क्या होगा, विकास होगा। इसके बाद विज्ञान की अमूर्त अवधारणाओं के प्रति समझ विकसित करने में, कुछ विज्ञान की ऐसी अमूर्त अवधारणाएं होती हैं जिनको यदि प्रयोग करके बच्चा देख ले तो उसके प्रति बच्चे में क्या विकसित हो जाएगी, समझ विकसित हो जाएगी। वैज्ञानिक एवं अनुसंधात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में, जब बच्चा प्रैक्टिकल लैब में घुसेगा, लेबोरेटरी के अंदर घुसेगा और प्रयोग खुद करके देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं खुद ही एक वैज्ञानिक बन चुका हूँ। वो नई नई खोज करने के प्रति अग्रसर होगा कि अगर मैं इस रसायन में दूसरे रसायन को मिला दूं तो क्या हो सकता है, इसमें यदि मैं इस चीज़ को ऐड कर दूं तो क्या हो सकता है। यानी कि वो अलग अलग प्रकार से चीज़ें करके देखेगा तो इससे उसमें वैज्ञानिक और अनुसंधात्मक दृष्टिकोण का क्या होगा, विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला के उपकरणों के संयोजन से बालकों में एक व्यावहारिक उत्तरदायित्व का बोध होता है जिसमें वे अधिक जिम्मेदार, संवेदनशील, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनते हैं। जब प्रयोगशाला के उपकरणों को बालक खुद से संयोजित करता है, उनका रखरखाव करता है, उनकी देखरेख करता है, तो उसमें एक व्यावहारिक उत्तरदायित्व का निर्माण होता है जिससे व्यक्ति अधिक, जो बच्चा होता है वो अधिक जिम्मेदार बनता है। जैसे मान के चलिए मैंने कोई प्रैक्टिकल कराया और उसको बताया कि ये तेरी जिम्मेदारी है, इनको तुझे संभाल के रखना है, तो अब आप देखेंगे कि वो बच्चा आसपास के उसके जितने भी साथी खड़े हैं उनको वो हाथ नहीं लगाने देगा उस चीज़ से। वो कहेगा कि सर ने मुझे बोला है तो मैं ही देखूंगा सारी चीज़ें। तो क्या हो रहा है, उसमें एक जिम्मेदारी वाली बात आ रही है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको संभाल के मुझे रखना है इस चीज़ को। दूसरा, उनके अंदर संवेदनशील का विकास होता है, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनने की जो चीज़ें होती हैं इनका क्या होता है, उसके अंदर विकास होता है बच्चे के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, विज्ञान विषय में रुचि पैदा करने में, एक आप देखिए विज्ञान की किताब जाके पढ़ा लीजिए बच्चों को और बोर्ड पे सब कुछ लिखाए जा रहे हैं तो बच्चों में उतना जो विज्ञान विषय है वो रुचिकर नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप उनको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, सारी चीज़ें लेबोरेटरी के अंदर आप उनको दिखाएंगे तो उसमें एक अलग ही प्रकार की रुचि बच्चों के अंदर पैदा होने वाली है। दूसरा, उनके अंदर क्रियात्मक पक्ष का विकास होता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जब प्रयोग खुद करके सीखता है, अपने हाथों से कोई प्रयोग करके सीखता है तो उसके अंदर कौन से पक्ष का विकास होगा, तो उसके क्रियात्मक पक्ष का विकास होगा। तो ये हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है विज्ञान की प्रयोगशाला और उसके महत्व क्या होते हैं। यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये परिभाषा से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दूसरा, उसके कोई उद्देश्य या फिर महत्व से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की अपन बढ़ते हैं जो है विज्ञान की पाठ्य सहचर्यात्मक गतिविधियां, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं विज्ञान की, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये होती क्या है। तो किसी भी विषय की अपन यदि यहाँ पे बात करें तो उसमें जो पाठ्य सहचर्यात्मक गतिविधियां होती हैं उनसे ऐसी कार्यों से अभिप्राय होता है उस विषय शिक्षण के उद्देश्यों को परंपरागत कक्षा शिक्षण से अलग हटकर कुछ अन्य गतिविधियों के माध्यम से पूरा करती है। यानी कि परंपरागत कक्षा शिक्षण कैसे चलता है, एक शिक्षक खड़ा हुआ है सामने, सामने बच्चे बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आया, उसने पुस्तक खोली, पाठ का शुरुआत करी, पाठ की बोर्ड पे कुछ लिखाया, बच्चों को होमवर्क दिया और ये कक्षा शिक्षण क्या हो गया, खत्म हो गया। ये तो एक परंपरागत कक्षा शिक्षण चलता है।
लेकिन यदि हमें एक विज्ञान जैसी विषय को बच्चों के अंदर रुचिकर बनाना है, उसके अंदर हमें जो उद्देश्य लेके आए थे कि हम बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करें, इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ अन्य गतिविधियों भी जिसमें जोड़नी पड़ेंगी जो परंपरागत कक्षा शिक्षा से हटकर हो। ठीक है, और उस विषय में बालकों की रुचियों का क्या कर पाए, अपन विकास कर पाए। तो पाठ्य सहचारण जो गतिविधियां होती है वो सदैव किस रूप में होती है, अनौपचारिक रूप में होती है, यानी कि इनका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता। मैंने आपको जब शिक्षण पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि औपचारिक शिक्षण कैसा होता है, जिसमें समय, काल, स्थान और जो सिलेबस होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षण होता है उसमें ना तो समय फिक्स होता है, ना टाइम पीरियड फिक्स होता है, यानी कि और ना ही स्थान फिक्स होता है, ना ही कोई सिलेबस फिक्स होता है कि हमें इतनी ही चीज़ें पढ़नी होती है। तो ये कैसा शिक्षण होता है, ये हमेशा अनौपचारिक रूप में होती है। पाठ्य सहचारात्मक गतिविधियां हमेशा अनौपचारिक रूप से होती हैं। आप चाहें तो कोई भी प्रैक्टिकल ऐसा होता है जो बच्चों को लैब में जाके करा सकते हैं, आप चाहें तो वो प्रैक्टिकल खुले में जाके करा सकते हैं, आप चाहें तो बच्चों को फील्ड टूर पे ले जाकर वहाँ प्रैक्टिकल करा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो कैसी होती हैं, अनौपचारिक रूप में होती है हमेशा। इन्हें विषय का अनौपचारिक शिक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, विज्ञान शिक्षण विषय के अंतर्गत भी अनेक पाठ्य सहचारात्मक गतिविधियां होती हैं जो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को अनौपचारिक तरीके से पूरा करती हैं और पाठ्य क्रियाओं का सहयोग करती हैं। ऐसी गतिविधियां प्रमुख रूप से निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो कौन सी है वो देखिए। सबसे पहले नंबर पर आती है हमारे सामने साइंस क्लब। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा साइंस क्लब से ही बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं, यहीं से बनता है। देखिए, साइंस क्लब जो होता है वो एक माध्यमिक स्तर पर होने वाली पाठ्य सहगामी गतिविधियां हैं, यानी कि जो उच्च प्राथमिक लेवल होता है, जो प्राथमिक लेवल होता है वहाँ पे साइंस क्लब नहीं बनता। जो माध्यमिक स्कूल रहेगा वहीं पे साइंस क्लब आपको देखने के लिए मिलेगा और हर विद्यालय के अंदर ये साइंस क्लब देखने को मिलता है जहाँ पे साइंस चलती है। 9th-10th के अंदर भी साइंस होती है, 11th-12th के अंदर यदि वहाँ पे साइंस है तो साइंस क्लब बनता है। आप जब जाओगे, जैसे आप सेकंड ग्रेड के टीचर बनोगे 9th-10th के, तो यदि आपकी पोस्टिंग होती है बड़े स्कूल के अंदर, यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर के जो स्कूल होते हैं, 12th तक के जो स्कूल होते हैं वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे आपको 100% साइंस की जो साइंस क्लब है वो मिलेगा। ठीक है, साइंस की लैब मिलेगी, साइंस क्लब आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं यदि आप उच्च प्राथमिक के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको साइंस क्लब देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये माध्यमिक स्तर पर होने वाली पाठ्य सहगामी गतिविधि है। पहली चीज़ तो ये, जो पाठ्यक्रम के साथ साथ अनौपचारिक स्वरूप में विद्यार्थियों को क्रियाशील रखते हुए उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक रुचियों का क्या करती है, पोषण करती है। अब जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि इसके गठन का स्वरूप क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला होता है कि साइंस क्लब का संरक्षक कौन होता है। तो विद्यालय का जो संस्था प्रधान होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है, उच्च माध्यमिक स्तर पे जो स्कूल होते हैं उनमें प्रिंसिपल बैठता है, पीओ बैठता है। तो वो जो प्रिंसिपल होता है वो उसका क्या होता है, संरक्षक होता है। इसके बाद जो प्रभारी होता है, अध्यक्ष होता है, वो विद्यालय का विज्ञान अध्यापक होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप सेकंड ग्रेड के टीचर आप बनोगे 9th-10th के, और यदि आप हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हो और वहाँ पे आपको वरिष्ठ अध्यापक ऐसा नियुक्त किया जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक रूप से, पदेन रूप से आप क्या हो जाओगे, प्रभारी हो जाओगे, अध्यक्ष हो जाओगे किसके, साइंस क्लब के। लेकिन यदि आप रीट के अंदर से भर्ती होके जाते हो और आप यदि 12th तक के स्कूल में भी पोस्टिंग हो जाती है, तो जब तक वहाँ पे विज्ञान का वरिष्ठ अध्यापक नहीं आ जाता, यानी कि सेकंड ग्रेड का टीचर नहीं आ जाता, तब तक आप उसके क्या रहोगे, प्रभारी रहोगे, अध्यक्ष रहोगे। ठीक है, यदि हम सदस्य की बात करें तो 20 से 25 सदस्य इसके रहते हैं। सदस्य बच्चों में से ही चुना जाता है, लेकिन ये आदर्श स्वरूप है, फिक्स नहीं है। जैसे किसी स्कूल में नामांकन ही कम हो गया, 20-25 बच्चे ही नहीं है, तो वहाँ से कम से भी सदस्यों का काम चला सकता है। इसके बाद बात करें, इन्हीं सदस्यों में से आप उपाध्यक्ष बनाओगे, इन्हीं में से आप सचिव बनाओगे, इन्हीं में से कोषाध्यक्ष बनाओगे, इन्हीं में से क्या बनाओगे, आप स्टोर कीपर बनाओगे। ठीक है, प्रत्येक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइंस क्लब का अनिवार्य रूप से क्या किया जाना है, गठन किया जाता है, जिसके गठन के जो उद्देश्य होते हैं और जो संविधान, जिसे अपन नियमावली भी कहते हैं, वो पूर्व से निर्धारित होती है पहले से ही। ठीक है, सारे उद्देश्य उसके निर्धारित होते हैं, उसकी जो नियमावली होती है वो भी निर्धारित होती है, और उसी हिसाब से जो काम है वो चलते रहते हैं। विज्ञान क्लब की जो कार्यकारिणी होती है, निम्न उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करती है। कार्यकारिणी क्या क्या होती है, तो ऐसे लोगों का समूह होता है उस कमेटी के अंदर, उस क्लब के अंदर ऐसे लोगों का समूह होता है जो वो काम कर रहे होते हैं। जैसे आपके उपाध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, कोषाध्यक्ष हो गए, ये सब क्या है, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और जो उद्देश्य उसके निर्धारित किए गए हैं पहले से ही, जो पूर्व से निर्धारित उद्देश्य हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए भी क्या करेगी, कार्यकारिणी उस कार्य को करेगी। अब देखिए, विज्ञान क्लब के गठन के क्या उद्देश्य हैं, क्यों इसको गठन किया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है। तो देखिए, बालकों के वैज्ञानिक चिंतन को अनौपचारिक गतिविधियों के माध्यम से संगठित करना, यानी कि बच्चों के अंदर किसका विकास करना है, थिंकिंग का विकास करना है। साइंटिफिक थिंकिंग उनके अंदर क्या हो सके, विकसित हो सके, और गतिविधियां हमेशा कैसी रखी जाएंगी, अनौपचारिक गतिविधियां रखी जाएंगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं, बालकों के अंदर वैज्ञानिक और अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का पोषण करना, यानी कि उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि जो बच्चा है वो तर्क और चिंतन का विकास कर सके, उसके अंदर तर्क का विकास हो सके, चिंतन का विकास हो सके, हर चीज पर वो तर्क कर सके, हर चीज पर वो विचार कर सके, हर चीज का क्रॉस क्वेश्चन आंसर कर सके। ये तो होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और किसी बच्चे के अंदर कुछ नया करने का एक तरीका होता है, यानी कि नया करने का कुछ जज्बा होता है कि वो हर चीज में कुछ नया करना चाहता है। यदि मैं इसको इससे मिला दूं तो क्या हो जाएगा, यदि मैं ऐसा कर दूं तो क्या हो जाएगा, वैसा कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि वो नई खोज वाली जो प्रकृति होती है, जो अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण होता है, वो उसका क्या करता है, विकास करता है।
इसके बाद बात करें बालकों की वैज्ञानिक और अनुसंधात्मक अभिरुचियों का विकास करना, यानी कि एप्टीट्यूड, जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड होता है उसका क्या करना, विकास करना। ये समझ में आ गया आपको। अगला देखिए, बालकों में सृजनात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, यानी कि नई नई चीजों का सृजन करना, रचनात्मक जो प्रवृत्ति होती है उसका क्या करना, विकास करना। बालकों को क्रियाशील अधिगम हेतु प्रोत्साहित करना। क्रियाशील अधिगम क्या होता है कि ऐसा अधिगम जिसमें बालक ज्यादा से ज्यादा क्रियाएं कर पाए, खुद से बच्चा जो है करके सीखता है, उसके लिए क्या करना, उसको प्रोत्साहित करना। बालकों के अंदर मौलिक चिंतन, तार्किक दृष्टिकोण और अमूर्त चिंतन का विकास करना, यानी कि मौलिक रूप से चिंतन बालक कर पाए, उसके अंदर तार्किक दृष्टिकोण, यानी कि हर चीज पे बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, तर्क दे रहा है, नए नए तर्क दे रहा है, और अमूर्त चिंतन जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चा कर पाए, इसका अपन विकास करने के लिए विज्ञान क्लब का जो है उसका गठन किया जाता है। इसके बाद देखिए, विज्ञान के नवीनतम आविष्कारों और खोजों से अद्यतन रहना, यानी कि जितने भी आसपास नए नए आविष्कार हो रहे हैं विज्ञान से रिलेटेड और नई नई जो खोजें हो रही है उनसे विज्ञान क्लब के जो सदस्य होते हैं वो अद्यतन रहते हैं, यानी उनको जानकारी रखनी पड़ती है। और साथ ही साथ जो उनका विद्यालय परिवार होता है, जितने भी स्टाफ के लोग होते हैं, इसके अलावा जितने भी अन्य क्लासों के विद्यार्थी होते हैं, उन सबको उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है। ठीक है। इसके बाद बात करें जैसे बालकों में सामाजिक प्रवृत्ति, सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण विकास करना। जब साइंस क्लब बनता है उसमें 20-25 सदस्य रखे जाते हैं, वो सब बच्चों में से ही चुने जाते हैं, तो उनके मध्य एक सामाजिक प्रवृत्ति और सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है। चलिए, विज्ञान क्लब के गठन में निहित उद्देश्य विज्ञान विषय के ही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर गठित इस विज्ञान के क्लब के निम्नलिखित कार्य होते हैं। अब देखिए, विज्ञान क्लब के कार्य क्या होते हैं, ये तो हमने देख लिया विज्ञान क्लब के उद्देश्य क्या थे। अब अपन देखते हैं विज्ञान क्लब के कार्य क्या होते हैं। तो देखिए, विद्यालय में विज्ञान मेले और प्रदर्शनियों का क्या कराना, आयोजन करना। जितने भी साइंस फेयर लगेंगे विद्यालय के अंदर, उन सबका आयोजन कौन कराएगा, विज्ञान क्लब, यानी कि जो विज्ञान क्लब होता है उसकी देख रेख में ये सारे कार्य होंगे। विद्यालय में विज्ञान से जुड़ी गतिविधियां जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, सेमिनार हो गई, परिचर्चा हो गई, गोष्ठी हो गई, क्विज या फिर अन्य आयोजनों का उत्तरदायित्व किसके पास होता है, विज्ञान क्लब के जो सदस्य होते हैं उनके पास ही होता है। विद्यालय परिवार को मौसम से जुड़ी विभिन्न सूचनाएं जैसे तापमान, वायुदाब, आर्द्रता आदि की सूचनाओं को संग्रहित करके अपडेट कराना और मौसम के किसी भी पूर्वानुमान की क्या देना, सूचना देना। जैसे आज मौसम कैसा रहेगा, आज तापमान कितना रहेगा, वायुदाब कितनी रहेगी, आर्द्रता कितनी रहेगी, इन सभी सूचनाओं को संग्रहित करके पूरे विद्यालय परिवार को इससे अवगत कराना और मौसम के कोई भी पूर्वानुमान आता है तो उसकी सूचना दे देना बच्चों को। दूसरे जो विद्यालय के बच्चे हैं उनको दे देना। ये सब कौन करता है, विज्ञान क्लब करता है। इसके अलावा विद्यालय तथा समुदाय से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजना जैसे महामारी के प्रति चेतना, स्वास्थ्य के प्रति चेतना, स्वच्छता से जुड़े मुद्दे, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी देनी, रैलियां आदि में सहभागिता सुनिश्चित करना। अब देखिए, विद्यालय में जब अपन होते हैं तो कई सारी रैलियां निकलती है। कोई रैली जो है स्वच्छता से जुड़ी हुई है, कोई पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी रैली निकलती है, कोई स्वास्थ्य के प्रति चेतना होता है। आप भी देखिए, गवर्नमेंट आज की डेट में जो विद्यालय होते हैं इनमें ज्यादातर इन्हीं चीजों पर फोकस कर रही है। तो उसकी जो सहभागिता जो सुनिश्चित करेगा वो कौन करेगा, विज्ञान क्लब करेगा। उसका जो मुखिया होगा वो कौन रहेगा, विज्ञान क्लब का जो टीचर होता है वो उसका मुखिया रहेगा। उसी की देख रेख में ये सारी चीजें होने वाली हैं। इसके बाद देखिए, विज्ञान विषय से जुड़ी शिक्षण सहायक अधिगम सामग्रियां जैसे चित्र हो गए, चार्ट हो गए, मॉडल हो गए, अन्य उपकरणों का निर्माण करना कौन करेगा, ये भी विज्ञान क्लब के सदस्य ही करेंगे। और विज्ञान क्लब का जो टीचर होगा, जो हेड होता है उसका, वो क्या करेगा, इन सारी चीजों की देखरेख करेगा। इसके बाद देखिए, विज्ञान की प्रयोगशाला के उपकरणों के रखरखाव तथा सुरक्षा संबंधी उपायों पर दृष्टि रखना। इसके बाद विज्ञान से जुड़ी फिल्मों के समय समय पर प्रदर्शन, विज्ञान की प्रगति को दर्शाने वाले नाटक, अभिनय आदि का आयोजन करना। यानी कि कोई ऐसी फिल्म आई नई जो कि विज्ञान से जुड़ी हुई है, उसका प्रदर्शन कराना। विज्ञान में क्या क्या प्रगति हो रही है, नए नए क्या खोज हो रहे हैं, नए नए क्या आविष्कार हो रहे हैं, उनके बारे में विद्यालय परिवार को जानकारी देना। इसके अलावा यदि कोई विज्ञान से जुड़ा हुआ नाटक, अभिनय यदि बच्चा कर सकता है तो उनको करवाना। ये सब कौन करता है, विज्ञान क्लब ही करता है सारी चीज। अगली हेडिंग देखिए, दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं विज्ञान प्रदर्शनी या फिर साइंस फेयर, विज्ञान मेले की बात करते हैं। विज्ञान क्लब अपना कंप्लीट हो गया, विज्ञान मेले की अपन यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, विद्यालयों में समय समय पर एनसीईआरटी और आरएससीईआरटी के निर्देश अनुसार विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका उत्तरदायित्व विद्यालय के साइंस क्लब का होता है। ठीक है। एनसीईआरटी होती है जो नेशनल लेवल पे होती है और आरएससीईआरटी होती है वो स्टेट लेवल पे होती है। ये समय समय पर क्या करते हैं, विज्ञान मेले का आयोजन करते हैं। विज्ञान मेला जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय जो नेशनल साइंस डे होता है उस दिन ये साइंस फेयर मनाया जाता है 28 फरवरी को, जिसका उत्तरदायित्व किसके पास होता है, साइंस क्लब के पास होता है। एनसीईआरटी द्वारा प्रतिवर्ष बालकों के सृजनात्मक और रचनात्मक चिंतन को उभारने, उनकी प्रतिभा को एक उचित प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से विज्ञान मेले या प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इन मेले के आयोजन के निम्न उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का विकास हो, उनके रचनात्मक चिंतन का क्या हो, विकास हो, उनकी प्रतिभा को एक उचित प्लेटफॉर्म दिया जाए। यानी कि बच्चा जो है क्लास में तो बोल नहीं पाता, लेकिन यदि हम
उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें जहाँ वो अपने विचार रख सकता है, तो उसका या फिर वो नई खोज करी उसने, कोई उसको प्रदर्शनी के रूप में वो दिखाना चाहता है, या फिर मैं बात करूँ उसने कोई नया मॉड्यूल ऐसा बनाया है जिसको वो सब लोगों को दिखाना चाहता है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उत्पन्न होता है, या फिर प्लेटफॉर्म दिया जाता है, कौन सा, साइंस फेयर, या फिर जो विज्ञान प्रदर्शनी होती है उसमें। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो देखिए बालक में सृजनात्मक और रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास और पोषण करना, कि बच्चा कुछ नया बना रहा है। इसका मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। जब मैं एज अ साइंस टीचर वहाँ पे भर्ती हुआ था अपने स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे जो आप विश्वास नहीं करोगे, 6 और 7th क्लास के बच्चों ने इतने अच्छे-अच्छे मॉड्यूल बनाए थे। कोई बच्चा पंखा बना के ला रहा है, उसने पंखा कैसे बनाया? एक कार्ड बॉक्स लिया, ठीक है? इस कार्ड बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक फैन लगा दिया और नीचे इसके अंदर उसने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी और ऊपर एक स्विच लगा दिया। स्विच लगाने के बाद यहाँ पे फैन लगा दिया और ये फैन लगा के, स्विच लगा के और मेरे टेबल पे इसको रख दिया कि सर आपको गर्मी लगती है, आप इस फैन से हवा खा सकते हैं। अब देखिए बच्चों के अंदर एक तो सृजनात्मकता का विकास देखिए, रचनात्मक उनकी प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है। वो ये भी देखते हैं कि सर को गर्मी लगती है तो हमने एक छोटा सा पंखा, आप देखिए इस पंखे से होगा नहीं, लेकिन आप उनकी भावना देखिए बच्चों की कि किस तरीके से। दूसरा, उन्होंने एक 2 मंजिला का घर बनाया, आप विश्वास नहीं करोगे, कार्डबोर्ड से उन्होंने 2 मंजिल का घर बनाया और उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने सोलर प्लेट लगाई कि सर ये सोलर एनर्जी है, यहाँ से आपके घर में लाइट आएगी, और उन्होंने ऊपर लिख दिया हेमंत जी सर का घर, ये भी लिख दिया उन्होंने ऊपर। तो देखिए बच्चों के अंदर कितनी सृजनात्मकता और रचनात्मकता होती है, लेकिन हमें उसको एक उचित प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए, बालकों के मौलिक चिंतन को उभार कर उसे एक वैज्ञानिक और अनुसंधानात्मक रूप में आगे आने के लिए अवसर उत्पन्न करवाना। बालकों और अभिभावकों समुदाय को विज्ञान की प्रगति और नवीनतम परिवर्तनों को जानकारी देना। ये सब जो अभिभावक होते हैं, यानी कि जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, जो वहाँ पे आसपास गांव के लोग होते हैं, समुदाय होता है, उसको विज्ञान में क्या क्या नई प्रगति हुई है, क्या क्या नए परिवर्तन आए हैं, इनकी जानकारी कब होगी, जब विज्ञान फेयर के अंदर वो आएंगे। बच्चे जब उनके खुद के बच्चे जो वहाँ पे मॉड्यूल बनाएंगे, उनके खुद के बच्चे वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, कोई नाटक करेंगे, कोई अभिनय करेंगे, तो ये सब क्या होगा कि उन पेरेंट्स जो होते हैं या जो गाँव के लोग होते हैं उनको भी इसके बारे में क्या करेगी, जानकारी मिलेगी। और जो अन्य क्लास के बालक होते हैं, अन्य सब्जेक्ट के बालक होते हैं, उनको भी क्या मिलेगी, उसमें जानकारी मिलेगी। इसके बाद देखिए, बालकों को विज्ञान शिक्षण से जुड़े उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में ले जाना। इसके बाद बालकों को समाज राष्ट्र हेतु एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में डिजाइन करना। इसके बाद बालकों के चिंतन में तार्किकता, कल्पनाशीलता, अमूर्तता जैसे गुणों को विकसित करना। ये सब किसके उद्देश्य होते हैं? ये सब साइंस फेयर के उद्देश्य होते हैं, विज्ञान प्रदर्शनी के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली बात करते हैं अपन किसके बारे में, साइंस क्विज के बारे में, कि साइंस क्विज क्या होती है, जिसे अपन विज्ञान प्रश्नोत्तरी भी कह रहे थे। तो साइंस क्विज की बात करते हैं। देखिए, विज्ञान की अनेक गतिविधियां इस प्रकार की भी होती है जिनका संबंध विज्ञान की पाठ्यचर्या से सीधा होता है। यानी कि बच्चा अपनी कक्षा में क्या पढ़ रहा है, क्या उसका सिलेबस है, क्या उसका कैरिकुलम है, इससे सीधा संबंध होता है किसका, विज्ञान की जो क्विज होती है उससे, यानी विज्ञान प्रश्नोत्तरी से। ठीक है, किंतु उनका आयोजन पाठ्य सचरात्मक गतिविधि के रूप में किया जाता है। एक तो आपने जैसे बच्चे को कोई पाठ पढ़ाया और उससे प्रश्न पूछ लिए, तो वो तो आपके किसका कक्षा शिक्षण का उद्देश्य हो गया, या फिर मैं बात करूं कक्षा शिक्षण का भाग हो गया। दूसरा, यदि आपने एक साइंस क्विज का आयोजन करा दिया, तो वो क्या हो गई, एक पाठ्य सचरात्मक गतिविधि के रूप में हो गई, यानी कि वो को कैरिकुलर एक्टिविटी के अंदर आ गई। साइंस क्विज एक ऐसी ही गतिविधि होती है जो बालकों के ज्ञान की गहनता, कि बच्चे को किसी भी टॉपिक पर कितना गहन ज्ञान है, उसकी सजगता। जैसे आपने साइंस क्विज का आयोजन किया और आपने कोई क्वेश्चन फेंका और 10 बच्चे सामने बैठे हुए, तो कौन सा बच्चा सबसे जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो उस बच्चे की सजगता को दिखाएगा। अभिव्यक्तिशीलता, यानी कि वो बच्चा कितनी जल्दी अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त कर पाता है। त्वरितता और तार्किकता आदि का आकलन करती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं कि जो साइंस क्विज होती है वो कौन सी चीज़ों का आकलन करती है। तो ये सारे ऑप्शन आ सकते हैं, एक अलग ऑप्शन आ जाएगा तो वहाँ से आपको चूज करना है। साइंस क्विज में पूछे जाने वाले प्रश्नों के निम्न प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहला होता है प्रत्याशरण प्रश्न, जिसे अपन रिकॉल क्वेश्चंस कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बालक की संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि बच्चे को कितना ज्ञान हुआ है उसके बारे में बात करते हैं, और उनके पूर्व ज्ञान और स्मरण क्षमता और सजगता का आकलन करते हैं। कि बच्चे को हमने पढ़ाया, कोई भी टॉपिक उसको दिया, तो उसने उस बच्चे ने उस टॉपिक से कितना समझा। दूसरा, उसके अंदर उस टॉपिक से पूर्व ज्ञान कितना है, वो कितना याद कर सकता है, यानी उसकी स्मरण क्षमता कितनी है, और वो कितना सजग है। उस चीज़ों का आकलन करते हैं अपन कौन से प्रश्नों से, रिकॉल क्वेश्चन से या फिर प्रत्याशरण प्रश्न से। इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते समय बालकों द्वारा उत्तर लेने में दिए गए समय को भी ध्यान में रखा जाता है। इससे हमें यह पता चलेगा कि बालक कितना सजग है। अभी मैंने आपको बताया, जैसे 10 बच्चे थे बैठे थे, हमने क्वेश्चन दिया बच्चों के सामने, जो बच्चा सबसे पहले बेल बजाता है, यानी सबसे पहले घंटे बजाता है, सबसे पहले हाथ खड़ा करता है, वो दिखाता है कि बच्चा कितना ज़्यादा सजग है, कितनी जल्दी वो बच्चों क्वेश्चंस को कितनी जल्दी वो रिकॉल कर पा रहा है। ठीक है, तथा इसमें उनकी प्रतिक्रिया देने की त्वरितता का भी आकलन हो जाता है कि कौन बच्चा कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगले जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न। इसमें देखिए, विज्ञान क्विज में इस प्रकार के प्रश्न रखे जाने का उद्देश्य ये होता है कि बालकों की विश्लेषणात्मक क्षमता कितनी है, कि कोई बच्चा किसी भी प्रश्न को कितना उसका विश्लेषण कर सकता है, कितने ब्रॉड ग्रुप में वो बच्चा उसके बारे में कितनी डिटेल में बता सकता है।
और संश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है। यानी कि वो बच्चा कोई भी चीज़, यानी हमने कोई भी टॉपिक उसको दिया, कोई भी प्रश्न हमने उसको दिया, तो उसने एक तो उसकी व्याख्या कर दी और लास्ट में उसका सारांश भी हमें बता दिया। तो एक तो संश्लेषणात्मक क्षमता का विकास के बारे में हमें पता चल गया, दूसरा हमें उसकी विश्लेषणात्मक क्षमता के बारे में पता चल गया, और साथ ही साथ उसकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण का भी आकलन हो जाता है। ये कौन से प्रश्न करते हैं? ये व्याख्यात्मक प्रश्न करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके लिए? तो ऐसे बनेगा कि निम्न में से कौन से प्रकार के प्रश्न बच्चे की विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक क्षमता साथ ही साथ आलोचनात्मक दृष्टिकोण का आकलन भी करता है। तो कौन से प्रश्न करेंगे? तो वो व्याख्यात्मक प्रश्न करेंगे। ठीक है, अगला देखिए उत्तरदायित्व संबंधी प्रश्न। ये प्रश्न कैसे होते हैं? इस प्रकार के प्रश्न बालकों के भावनात्मक पक्ष से जुड़े होते हैं। तो यहाँ से आपकी ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों के भावनात्मक पक्ष से जुड़े होते हैं? तो उत्तरदायी संबंधी प्रश्न जुड़े होते हैं, जो बालकों की वैज्ञानिक रुचि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक भावना और अभिप्रेरणा स्तर पर कार्यकुशलता का भी क्या करते हैं? आकलन करते हैं। विज्ञान प्रश्नोत्तरी साइंस क्विज की हम बात करें, मैं क्वेश्चन निर्माण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली चीज है कि प्रश्नों का स्तर बालकों के स्तर अनुकूल हो, ताकि उनसे प्राप्त होने वाले उत्तरों को विश्वसनीय व वैध माना जा सके। यानी कि देखिए, जब भी साइंस क्विज का आयोजन किया जाता है तो दो ग्रुप बनते हैं। एक बनता है जूनियर ग्रुप, जिसमें 6 से 8 के बच्चे रखे जाते हैं, और एक होता है सीनियर ग्रुप, जिसमें 9 से 12 तक के बच्चे रखे जाते हैं। अब आप बताइए, 6 से 8 तक के बच्चे हैं जो जूनियर ग्रुप के अंदर है, आप उनसे 11th क्लास की साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप उनसे 12th क्लास की क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो बताएंगे नहीं, उनको पता ही नहीं है इतना। ठीक है, वहीं आप यदि 9th 10th के बच्चों से, 9th 11th 12th के बच्चों से आप यदि 6 से 7th क्लास के क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये भी क्या है? विश्वसनीयता नहीं है, ये भी वैध नहीं है आंसर। ठीक है, क्योंकि उनको सबको आता होगा ऐसा आंसर। तो ये चीज है कि जब भी आप क्विज का निर्माण करें तो उसमें आप बच्चों के स्तर का ध्यान रखें। अगला देखिए, प्रश्नों में क्रमबद्धता हो, अर्थात प्रश्न सदैव सरल से कठिन के क्रम में पूछे जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि सबसे पहले ही आपने बच्चे से सबसे कठिन सवाल पूछ लिया, और सबसे कठिन सवाल पूछते ही, प्रश्न पूछते ही उस बच्चे का क्या हो गया? मोरल जो है डाउन हो गया, उसको आ दो यार मुझे तो आता ही नहीं। वहीं आप यदि सबसे पहले उस बच्चे से सरल सवाल पूछेंगे, सरल प्रश्न पूछेंगे, तो वो बच्चा क्या करेगा? सरल प्रश्नों का जवाब देता हुआ जाएगा, कठिन की हो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाता है कि मुझे कुछ तो आता है। ठीक है, आगे देखिए, विषय से संबद्धता। प्रश्न बालकों की विज्ञान की पाठ्यचर्या में से ही हो, दिए जाएं, लिए जाएं, ताकि उन्हें उत्तर तैयार करते समय अन्य संदर्भ सामग्री के सहायक सहारा ना लेना पड़े। यानी कि जब आपने साइंस क्विज का आयोजन किया है तो उसमें विज्ञान के प्रश्न ही रखे जाएं। ऐसा ना हो कि आपने विज्ञान के अंदर हिंदी का प्रश्न पूछ लिया, या फिर आपने कह दिया कि आप तो पढ़ के आइए, आपसे सारे विषयों में पूछे जाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा? अपनी पाठ्यचर्या को छोड़ के अन्य संदर्भों का सहारा उसको लेना पड़ेगा। तो जो मुख्य विषय था, यानी कि अपना जो मुख्य उद्देश्य था, उससे वो क्या हो जाएगा? बच्चा भटक जाएगा। तो हमें विषय से संबद्धता रखनी है, यानी कि विज्ञान से संबंधित प्रश्न इन बच्चों से पूछने हैं। प्रश्नों की भाषा जटिल ना हो, प्रश्नों की भाषा कैसी हो? बिल्कुल सरल हो, और प्रश्न ज़्यादा लंबे ना हो, शॉर्ट प्रश्न हो, एक शब्द में या एक लाइन में उनका उत्तर होना चाहिए। इसके बाद देखिए, विज्ञान प्रश्नोत्तरी के लाभ क्या है? हमने विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करा दिया, उद्देश्य देख लिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, अब उसके लाभ क्या है? तो बालकों में संप्रेषण कौशल, अर्थात अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। यानी कि जब हमने सभी बच्चों से प्रश्न पूछे, 10 बच्चों को बिठा के एक प्रश्न हमने पूछा, उनमें से एक बच्चे ने हाथ किया, खड़ा किया, और उस बच्चे ने मुझे जवाब दे दिया, उत्तर दे दिया। यानी कि उसके अंदर कौन से कौशल का विकास हो रहा है? तो सबसे पहले उसके संप्रेषण कौशल का विकास हो रहा है, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास हो रहा है कि वो उस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है, किस प्रकार से वो बच्चा रेस्पॉन्ड कर सकता है, किस प्रकार से वो बच्चा रिएक्ट कर सकता है उस चीज पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन बालकों में तार्किक और चिंतनशील बनाने में, यानी बालकों को तार्किक और चिंतनशील बनाने में। यानी कि बच्चा उस क्वेश्चन का, उस जो प्रश्न है उसका जवाब कितने तार्किक रूप से बच्चा दे सकता है, उस पर वो सबसे पहले चिंतन करेगा, और चिंतन करने के बाद वो क्या देगा? उसका जवाब देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? बच्चों को तार्किक बना रहे हैं, पर चिंतनशील बना रहे हैं। अगला देखिए, बालकों को विज्ञान की विषय वस्तु के प्रति जागरूक और अद्यतन रखने में, यानी कि बच्चे क्या होंगे? उस विषय वस्तु, उस कॉन्सेप्ट के प्रति क्या होंगे? जागरूक रहेंगे। इसके बाद बात करें चौथा, तो विज्ञान की अवधारणा को रोचक रूप से ग्रहण करने में। एक तो आपने क्या हुआ? बच्चों को केवल जाके प्रश्न पढ़ा दिए, या फिर आपने पाठ पढ़ा दिया, उसके प्रश्न उत्तर लिखा दिया और बच्चों से कह दिया संजीव पासों में से कर लाना, या फिर आपने भी उत्तर लिखा दिए, तो ये तरीका हुआ। दूसरा, आपने कहा कि मैं कल आपको एक विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, और 10 प्रश्न कौन से हैं? आपके इस पाठ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 10 बच्चों को बिठा लिया जाएगा सामने, जो सबसे जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा और सबसे ज्यादा सही सवालों का जवाब देगा, उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, एक सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास में भी आप इसका आयोजन कर सकते हैं साइंस क्विज का। तो अब क्या होगा? बच्चों में विज्ञान की जो चीजें हैं उनको बच्चे अच्छे से पढ़ के घर पे जाके पढ़ेंगे कि मुझे इनाम मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि विज्ञान की जो अवधारणा होती है उनको वो बच्चा रोचक रूप से ग्रहण करने की कोशिश करेगा। आगे अपन बात करते हैं जो कि लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, क्षेत्रीय भ्रमण, जिसे अपन फील्ड ट्रिप भी कहते हैं। देखिए, फील्ड ट्रिप क्या होती है कि विज्ञान विषय की प्रकृति इस प्रकार की है कि उसकी विषय वस्तु का अधिकांश भाग सैद्धांतिक रूप से होता है, यानी कि उसमें ज्यादातर सिद्धांत होते हैं, ज्यादातर नियम होते हैं। वहीं अनेक संकल्पनाएं जो होती हैं वो प्रायोगिक रूप से स्पष्ट की जाती है, कुछ का आपने प्रैक्टिकल भी करा दिया। किंतु विज्ञान की पाठ्यचर्या से जुड़े अनेक विषय क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण के स्थान पर यदि प्रत्यक्ष और वास्तविक अनुभूतियों के माध्यम से अधिगम कराया जाए तो बालक अधिक प्रभावी रूप से उसे सीख पाते हैं। ठीक है, यानी कि
सबसे पहले क्या होगा कि आपने कोई भी सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण बच्चों को कर दिया, कोई भी नियम आपने बता दिया, कोई भी जीव के बारे में आपने बता दिया, किसी भी पादप के बारे में आपने बता दिया, वन के बारे में बता दिया कि इस प्रकार के जीव यहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकार के जीव ऐसे होते हैं, ये आपने सिद्धांत बच्चों को बता दिया। और आपने क्या किया कि उन बच्चों को आप फील्ड ट्रिप पे ले गए, शैक्षिक भ्रमण पर ले गए और वहां जाके आपने उस बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से उस जानवर को दिखा दिया, उस जीव जंतु या उस पादप को वहां पे दिखा दिया प्रत्यक्ष रूप से, और वास्तविक अनुभूति उस बच्चे से करा दी। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें जो अधिगम होगा वो अधिक प्रभावशाली होगा बजाय किसके कि आप कक्षा कक्ष में बैठा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं सैद्धांतिक रूप से। ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लंबे समय तक किया गया कक्षा शिक्षण बच्चों में एक रास्ता यानी बोरियत भी उत्पन्न करता है। आप क्लास में आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा और एक समय बाद बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे और बोर होने के बाद वो कक्षा कक्ष को छोड़ने जाना प्रारंभ कर देंगे। विषय में रुचि को प्रभावित करता है, यानी विषय से बच्चों की रुचि क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हटने लग जाएगी। ऐसी स्थिति में विज्ञान की कुछ जटिल संकल्पना को क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा स्पष्ट कराया जा सकता है। इसका प्रमुख लाभ यह होता है कि बालक मूर्त रूप से विज्ञान की उन वस्तुओं घटनाओं को देखते हैं तथा उससे सीधा संबंध स्थापित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी बच्चे को बताया कि परमाणु जो विस्फोट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से परमाणु बम बनाया जाता है, अमेरिका ने जापान के ऊपर ऐसे ऐसे बम गिराए, हमने जो परमाणु परीक्षण किया वो इस प्रकार से किया। एक तरीका तो ये है। दूसरा आपने क्या किया, बच्चों को पोखरण ले गए, जैसलमेर पोखरण लेकर वहां जाके दिखाया कि देखो यहाँ पे परमाणु बम का क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था, इतना गहरा गड्ढा हो गया था। ये सारी चीजें आपने बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखा दी, क्षेत्रीय भ्रमण के अंदर दिखा दी। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि आपने बच्चों को सबसे पहले पादप की फोटो दिखा दी, उस पादप के बारे में बता दिया, जीव जंतुओं के बारे में बता दिया कि ऐसे जीव जंतु होते हैं, और एक आप दूसरी तरफ बच्चों को जू के अंदर ले गए, चिड़ियाघर के अंदर ले गए और वहां जाके आप बच्चों को बता रहे हैं कि देखिए ये वाला जंतु इस प्रकार से होता है। तो ये शिक्षण जो होगा ये ज़्यादा प्रभावी होगा। दूसरा, आप यदि अन्य विषयों की मैं बात करूँ जैसे सामाजिक विज्ञान है, उसमें आपने बच्चों को बताया, भूगोल के बारे में बताया कि ये पत्थर चट्टानें जो है इस प्रकार की पाई जाती थी, इस प्रकार की पाई जाती थी, तो आप उन बच्चों को कहाँ ले गए, प्राचीन जो म्यूजियम होते हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी होती है, इतिहास आप पढ़ा रहे थे बच्चों को और आपने बताया कि प्राचीन काल में इस प्रकार के पत्थरों की खोज हुई, इस प्रकार के हथियारों की खोज हुई, और आप उनको म्यूजियम में लाकर उनको एक्चुअल रूप से वो चीज़ दिखा दी। तो वो जो ज्ञान होगा, वो जो अधिगम होगा, क्या होगा बच्चों में स्थायी रूप से हो जाएगा। विज्ञान के संग्रहालय, साइंस सिटी या एक्वेरियम अन्य स्थान के लिए उपयुक्त, इस चीज़ के लिए क्या हो सकते हैं, उपयोग हो सकते हैं, यानी कि म्यूजियम हो गया, साइंस सिटी हो गई, एक्वेरियम हो गया, ये क्या हो सकते हैं, फील्ड ट्रिप के लिए, शैक्षिक भ्रमण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण जो विधि है, इसके संबंध में कहा जाता है कि कुछ अवधारणाओं का ज्ञान मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों से अधिक अच्छे से ज्ञात किया जा सकता है। यह कथन क्षेत्र भ्रमण का महत्व दर्शाया जा सकता है, यानी कि मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों से अधिक अच्छे से ज्ञात किया जाए। इसका मतलब क्या है कि यदि आप उस स्थान पर जाएंगे, अपने पैरों से जाएंगे, तो वो ज्यादा स्थायी ज्ञान हो जाएगा बजाय किसके आप कक्ष में बैठ के केवल मस्तिष्क से उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, अब विज्ञान के क्षेत्र में इसके लाभ क्या है, वो चीज देखिए कि विज्ञान के क्षेत्र में से क्या लाभ है। तो पहला लाभ है इसका कि जटिल अवधारणाओं पर सैद्धांतिक रूप से बनी अस्पष्ट समझ को प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभव से स्पष्ट बनाना, यानी कि कोई ऐसा जटिल अवधारणा थी, कोई ऐसे सिद्धांत थे जो आपको अस्पष्ट समझ आ रहे थे, लेकिन आपने यदि उसका प्रत्यक्ष रूप से देख लिया और वास्तविक अनुभव आपने उसको कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्थायी हो जाएगा और साथ ही साथ स्पष्ट समझ आपके अंदर क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, बच्चों के अंदर हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं बालकों की वैज्ञानिक जिज्ञासाओं की पूर्ण संतुष्टि करना, यानी कि आपने जब बच्चों को सिद्धांत बताया, कोई नियम बताए, कोई नए जीव जंतु या जानवर के बारे में बताया, और आपने क्या किया कि उसके अंदर वैज्ञानिक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, लेकिन आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन आप जाके उस बार उसको प्रत्यक्ष अनुभव करा देंगे उस चीज़ का, तो उसकी जो वैज्ञानिक जिज्ञासा है उनकी क्या हो जाएगी, संतुष्टि उसकी पूर्ण रूप से हो जाएगी बच्चे की। आगे देखते हैं बालकों की सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का विकास होता है, कि जब अपन बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर लेके जाते हैं, किसी म्यूजियम में लेके जाते हैं, तो वहाँ बच्चे निरीक्षण करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी डिटेल को अगर बच्चा देखता है तो वो उसका किसका विकास कर रहा है, कि सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का विकास कर रहा है। अगली बात करें बालकों में अन्वेषण या खोज की प्रकृति का विकास करना, बालकों के वैज्ञानिक चिंतन को आधार देना। यदि बच्चों में हम चाहते हैं, विज्ञान विषय का उद्देश्य यह है कि बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक चिंतन का विकास हो, तो इसको आधार देने का काम कौन करता है, क्षेत्र भ्रमण करता है। अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त अनुभवों के माध्यम से स्पष्ट करना, यानी कि एक बच्चे के दिमाग में कोई कल्पना बन रही है, जैसा अपन बना रहे हैं, जैसा अपन बच्चों के बारे में बता रहे हैं, और यदि वो बच्चा उस चीज़ को मूर्त रूप से देख लेता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो मूर्त अनुभव है, उसका जो अवधारणा है, जो हमने अमूर्त अवधारणाएं बताई थी, उनको वो बच्चा मूर्त अनुभवों के रूप से स्पष्ट कर लेगा, समझ जाएगा। विज्ञान के पुस्तकीय ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कि एक तो हमने उसको विज्ञान की किताब में कोई चीज़ पढ़ा दी और बच्चों को हमने प्रत्यक्ष रूप से उसको जाके दिखा दिया क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, तो उसने दैनिक जीवन से क्या कर लिया, इसको कनेक्ट कर लिया। इसके बाद सृजनात्मकता और रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करना, ये भी क्या होता है, क्षेत्र भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है या फिर इसके लाभ होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की जो यूनिट थी उसको कंप्लीट कर लिया। आपस में आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ लिए। तो देखिए, प्रयोगशाला का महत्व आपने कंप्लीट कर लिया, विज्ञान क्लब के बारे में आपने पढ़ लिया, साइंस क्विज के बारे में पढ़ लिया, साइंस फेयर के बारे में पढ़ लिया और शैक्षिक भ्रमण के बारे में पढ़ लिया।
तीसरी यूनिट जो है आपकी वो भी कंप्लीट हो जाती है। मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। तो पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई, दूसरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई, तीसरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। चौथी यूनिट की बात करेंगे अपन शिक्षण विधियों के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगी। अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो इसको लाइक जरूर करें, अपने को मोटिवेशन दें। साथ के साथ आप इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो कि बच्चे ये जो आपके साथी है वो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ आप चैनल को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।